हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाल। आज है वेडनेसडे 11 दिसंबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाया हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेबी की इन्वेस्टर्स के लिए अनलिस्टेड शेयर्स के अगेंस्ट वार्निंग के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ एक बड़े स्टेप को। और फाइनली हम बात करेंगे यूएसए और चाइना के बीच चल रही ट्रेड वॉर के बारे में। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। क्या आपको पता है कि ओयो होटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीरा 91 में क्या कॉमन है? पहली नज़र में तो कुछ नहीं लगता है ना? लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो ये है कि ये सभी पब्लिक कंपनीज है, पर इनमें से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। लेकिन उनके शेयर्स अनलिस्टेड सिक्योरिटीज मार्केट्स में काफ़ी डिमांड में है। अब सवाल ये आता है कि ये अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे कैसे जा सकते हैं? जब कंपनीज को पैसों की ज़रूरत होती है तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने बिजनेस का एक हिस्सा पब्लिक को बेच के पैसे रेज करें। इस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं। इससे वो एक बड़े इन्वेस्टर पूल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और कंप्लायंस की ज़रूरत आती है, जो हर कंपनी के लिए मुमकिन नहीं होती। दूसरी तरफ कंपनीज प्राइवेट रह सकती है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक प्राइवेट कंपनी के पास 200 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। तो इसका मिडिल ग्राउंड क्या है? कुछ कंपनीज अपने आप को पब्लिक लिमिटेड स्टेटस में कन्वर्ट कर लेती हैं। इससे वो एक्सटर्नल इन्वेस्टर से फंड्स रेज कर सकती हैं बिना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए। जब शेयर्स इशू होते हैं तो अर्ली शेयर होल्डर्स जैसे एम्प्लॉयज और वेंचर कैपिटलिस्ट अपने शेयर्स इंटरेस्टेड बायर्स को प्राइवेट में बेच सकते हैं, और यही अनलिस्टेड सिक्योरिटीज मार्केट सीन में आते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडियरीज इन्वेस्टर्स को प्रॉमिसिंग कंपनीज के शेयर्स बाय या सेल करने का मौका देते हैं जिनका अभी तक आईपीओ नहीं हुआ है और वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने का वेट कर रही हैं। कोविड के बाद के मार्केट बूम और स्टार्टअप्स के बज़ की वजह से इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा है। काफ़ी बार जब एक स्टार्टअप की वैल्यूएशन $10 बिलियन तक पहुंचती है, हमने सोचा होगा यार ये कंपनी के शेयर्स मुझे कैसे मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स की वजह से बायर्स और सेलर्स के लिए कनेक्ट होना इजी हो गया है और अनलिस्टेड मार्केट्स में एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है। लेकिन एक कैच है। इस मंडे को सेबी ने एक प्रेस रिलीज इशू की जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म्स सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का वायलेशन करते हैं। पर सेबी ने अभी ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि सेबी के हिसाब से सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस फंड रेजिंग और ट्रेडिंग फैसिलिटीज कर सकते हैं लिस्टेड या टू बी लिस्टेड एंटिटीज के लिए। सेबी ने इन्वेस्टर्स को कॉशन दिया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ अपनी सेंसिटिव पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। पर अनलिस्टेड शेयर्स में प्रॉब्लम क्या है? अनलिस्टेड शेयर्स का ट्रांजैक्शन सेबी के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर होता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो आप सेबी के पास कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्लेटफॉर्म मैच मेकर्स की तरह काम करते हैं। बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स लेते हैं और ट्रांजैक्शन को हैंडल करते हैं, लेकिन प्राइस रैंडम होते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड शेयर्स का दाम डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड होता है। इसे प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। लेकिन इन अनलिस्टेड शेयर मार्केट्स में प्राइसेस रैंडमली डिसाइड होते हैं। ऊपर से प्लेटफॉर्म्स खुद अपना मार्कअप ऐड करते हैं, जो उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। सेलर्स अपने सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म एक इंटरेस्टेड बायर ढूंढता है। जब मैच मिल जाता है, सिक्योरिटीज बायर्स के अकाउंट में क्रेडिट होती है और फंड सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस में प्लेटफॉर्म सिक्योरिटीज और फंड्स को टेम्परेरी होल्ड करता है, जो एक बड़ा रिस्क क्रिएट करता है। अनलिस्टेड शेयर्स में प्राइस वॉलेटिलिटी एक मेजर कंसर्न है। रिलायंस रिटेल का 2023 का केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसका अनलिस्टेड शेयर प्राइस 2500 से 2700 रुपीस के लेवल से गिरकर 1362 हो गया। रिलायंस ने बोर्ड मीटिंग में पब्लिक शेयर्स कैंसिल करने का डिसीजन लिया और पर शेयर 1362 का कॉम्पनसेशन सेट कर दिया। इन्वेस्टर्स के लिए ये डिसीजन एक शॉक था, लेकिन उनके पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं था। तो हम जैसे इन्वेस्टर्स ऐसे में क्या कर सकते हैं? अनलिस्टेड मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है,
लेकिन ये अनरेगुलेटेड है और रिस्क्स बहुत ज़्यादा है। सेबी ने अभी इन्वेस्टर्स को सावधान किया है कि ऐसे अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करने से बचें। जब तक सेबी इस मार्केट को रेगुलेट नहीं करता, इन्वेस्टर्स एक ग्रे जोन में ऑपरेट करेंगे जहां कोई सेफ्टी नेट नहीं है। इसीलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो संभाल के कदम उठाएं। अब चलते हैं सेकंड स्टोरी पर। कुछ टाइम पहले इंडिया ने डिसाइड किया था कि सिर्फ इंडियन सोलर मॉड्यूल्स का यूज़ होगा। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सिर्फ इंडियन सोलर मॉड्यूल्स और इंडियन सोलर सेल्स का यूज़ होगा। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है कि जून 1, 2026 से सोलर सेल्स भी अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स या ALMM का पार्ट होंगे ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सके। अब डिटेल्स में जाने से पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। बस इंग्रेडिएंट पॉलीसिलिकॉन को लिया जाता है, मेल्ट करके मेटल ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जो इंगिट्स कहलाते हैं। जब इंगिट को स्लाइस करते हैं उससे सिलिकॉन वेफर्स बनते हैं। सिलिकॉन वेफर्स को और क्लीन करके सोलर सेल्स मिलते हैं और जब मल्टीपल सोलर सेल्स को एक साथ लगाते हैं तो वो सोलर मॉड्यूल बन जाता है और ये सोलर मॉड्यूल्स मिलके सोलर पैनल बनते हैं जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब जरा ये गेस करो कि कौन सी कंट्री इस पूरे प्रोसेस में डोमिनेट करती है। सिर्फ एक पार्ट नहीं, पूरा प्रोसेस। चाइना सोलर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का 80% डोमिनेट करती है। अगर हम एक ही कंट्री के सप्लायर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो रिस्क बढ़ता है। सोचो, अगर चाइनीज गवर्नमेंट सोलर PV इनपुट्स के एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दे तो क्या होगा। इंडिया भी बिल्कुल US की तरह काफ़ी टाइम से इस डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहा है। इसीलिए 2021 में इंडिया ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI। इस स्कीम का बजट 24,000 करोड़ था और आइडिया था डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना और इंपोर्ट्स पे रिलायंस कम करना। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके साथ एक और काम किया। गवर्नमेंट ने अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स या ALMM भी इंट्रोड्यूस किया। ये एक ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें कंपनीज को रजिस्टर करना पड़ता है अगर उन्हें गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए सप्लाई करना हो। इसका एम था इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना और इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी को मेंटेन करना। साथ ही गवर्नमेंट ने सोलर इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाया, सोलर सेल्स पे 25% और सोलर मॉड्यूल्स पे 40%, ताकि चाइना और एशिया के दूसरे पार्ट से डंपिंग रोकी जा सके। ALMM के आते इंपोर्ट्स कम हुए, स्पेशली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें ALMM लिस्टेड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी। डेवलपर्स को अपने मॉड्यूल्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से लेने पड़े, जिसने इंडियन कंपनीज के लिए एक कैप्टिव मार्केट क्रिएट किया। प्रोडक्शन साइड पे बड़े प्लेयर्स जैसे अदानी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपैंड की। अदानी ने वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान अनाउंस किया। छोटी कंपनीज भी ALMM में लिस्ट होने के लिए कोशिश करने लगी ताकि इंडियन मेड सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड का फायदा उठा सके। लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं था। डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से काफ़ी नहीं था, स्पेशली जब इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स काफ़ी एम्बिशियस है। डेवलपर्स ने कंप्लेन किया कि ALMM की वजह से कॉस्ट बढ़ रहे हैं और ALMM अप्रूव प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कम है जो प्रोजेक्ट्स में डिले कर रहे थे। एक और इशू था कि ALMM सिर्फ इंडियन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई होता था, लेकिन एक्सपोर्ट्स में इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज़ इंपोर्ट ज़्यादा कंपेटिटिव हो गए। फिर आया एक बड़ा डिसीजन। 2023-24 में ALMM को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अभी रिक्वायर्ड स्केल तक नहीं पहुंची है। ALMM की वजह से सोलर प्रोजेक्ट्स महंगे हो रहे थे और इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को टाइम पे अचीव नहीं कर पा रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए ALMM सस्पेंड कर दिया ताकि डेवलपर्स सस्ते मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर सके, मेनली चाइना से। इस डिसीजन की वजह से प्रोजेक्ट्स जल्दी एग्जीक्यूट होने लगे और टारगेट्स मिस होने से बचे, लेकिन इसका मतलब था इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी फिर से बढ़ना। सस्पेंशन के दौरान इंपोर्ट्स में सर्ज देखने को मिला, लेकिन अप्रैल 1, 2024 से ALMM मैंडेट फिर से शुरू हो गया। पर अब ALMM वापस क्यों लाया गया? देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो गई थी। डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल्स के कॉस्ट डिक्लाइन होने लगे थैंक्स टू प्रोडक्शन स्केल अप। गवर्नमेंट ने एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस रिन्यू किया, डिपेंडेंसी कम करने और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बनाने के लिए। और अब एक और बड़ा चेंज अनाउंस किया गया है। जून 1, 2026 से सोलर सेल्स भी ALMM का पार्ट बनेंगे। मतलब सिर्फ सोलर मॉड्यूल्स नहीं, बल्कि उनमें यूज होने वाले सोलर सेल्स भी ALMM लिस्टेड कंपनीज के होने चाहिए।
लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि इंडियन कंपनी जैसे टाटा पावर और अदानी इस गैप को फिल कर पाएंगे या नहीं। और अब चलते हैं आखिरी स्टोरी में। अगली कहानी चाइना से जुड़ी है और ये सेमीकंडक्टर या चिप वार के बारे में है, जिसके बारे में हमने 4 दिसंबर वाले एपिसोड में बात की थी। यूएस और चाइना 2018 से एक टेक वॉर में फंसे हुए हैं और अब ये बढ़ गया है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ टिट फॉर टैट खेल रहे हैं। अभी रीसेंट एग्जाम्पल देखिए, चाइना ने एनवीडिया के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। चाइना का कहना है कि एनवीडिया एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे तालिबान नॉन वायलेंस का लेक्चर दे रहा हो। चाइना के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल है, सोलर पावर, ईवीज, लिथियम आयन और कई और रिसोर्सेज। तो अभी जो चाइना ने किया उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये कहानी स्टार्ट हुई 2019 में, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हुआवे के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया। हुआवे, जो एक चाइना की बड़ी होम ग्रोन टेक कंपनी है, सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बना रहा था, वो 5G नेटवर्क्स बनाने के ग्लोबल रेस को लीड भी कर रहा था। यूएस ने अक्यूज किया कि हुआवे एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और इसका इक्विपमेंट स्पाइंग के लिए यूज हो सकता है। इसको काउंटर करने के लिए यूएस ने हुआवे को एक ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, जिसमें अमेरिकन कंपनीज को हुआवे को टेक सेल करने के लिए एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता था। यूएस ने अपने एलाइज जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया को भी फोर्स किया कि वो हुआवे के इक्विपमेंट बैन करे। ये डिसीजन हुआवे के लिए एक बहुत बड़ी चोट थी। हुआवे अपने फ़ोन और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए अमेरिकन सेमीकंडक्टर्स और गूगल के एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पे बहुत डिपेंड करता था। लेकिन हुआवे ने इसको बाईपास करने की कोशिश की और यूएस के बाहर के सप्लायर से चिप्स लेना स्टार्ट किया। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी अलाउ नहीं किया। उन्होंने रूल्स एक्सपैंड कर दिए, जिसमें फॉरेन सप्लायर्स भी अगर यूएस टेक्नोलॉजी यूज़ करके चिप्स बनाते हैं तो उन्हें हुआवे को अपने प्रोडक्ट सेल करने से बैन कर दिया। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। हुआवे के ग्लोबल स्मार्टफोन सेल्स गिर गए और कंपनी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नए इंडस्ट्रीज में पिवट करने लगी। फिर 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिस संभाला और टेंशन्स कम करने की जगह और बढ़ा दिए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के एडवांस सेमीकंडक्टर्स और चिप मेकिंग इक्विपमेंट्स पे स्वीपिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाई। ये अपनी एआई और एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल होते हैं। गोल सिंपल था, चाइना के हाई टेक प्रोग्रेस को स्लो करना और यूएस का टेक डोमिनेंस बचाना। लेकिन चाइना चुप बैठने वाला नहीं था। जुलाई 2023 में चाइना ने एक काउंटर स्ट्राइक किया। गैलियम और जर्मेनियम एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ये दोनों क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो एडवांस सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। शायद ये मटेरियल्स थोड़े अननोन लगे, लेकिन चाइना के पास गैलियम का 80% सप्लाई और जर्मेनियम का 60% प्रोडक्शन कंट्रोल है। चाइना का सिग्नल क्लियर था, अगर तुम हमें टेक्नोलॉजी से कट ऑफ करोगे तो हम तुम्हारे रॉ मटेरियल्स की सप्लाई रोक देंगे। लेकिन ये टिट फॉर टैट यहाँ नहीं रुका। अक्टूबर 2023 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने और रिस्ट्रिक्शंस लगाई एआई चिप्स और चिप मेकिंग इक्विपमेंट पे। नए रूल्स ने चाइना को और एडवांस चिप्स बेचने से बैन कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग टूल्स के कंट्रोल टाइटन कर दिए। चाइना ने फिर एक नया मूव किया। नवंबर 2023 में हाई प्योरिटी ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ग्रेफाइट ईवी बैटरीज के लिए क्रिटिकल है और 95% सिंथेटिक ग्रेफाइट प्रोडक्शन और 100% ग्रेफाइट रिफाइनिंग चाइना के हाथ में है। ये यूएस के ईवी प्रोडक्शन एम्बिशंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा था। और 2024 में ये वार और इंटेंस हो गया। सितंबर 2024 में चाइना ने यूएस के अगेंस्ट एंटीमनी एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए। एंटीमनी सेमीकंडक्टर्स और मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी मटेरियल है। चाइना के पास 63% ग्लोबल एंटीमनी प्रोडक्शन का कंट्रोल है और रिस्ट्रिक्शंस के बाद यूएस में प्राइसेस 3 महीने के अंदर डबल हो गए। यूएस, जिसके पास खुद का एंटीमनी प्रोडक्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव सोर्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिस्पॉन्स में सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्सपैंड कर दिए। 140 चाइनीज फर्म्स को एंटिटी लिस्ट पे डाल दिया और एआई चिप्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को और रिस्ट्रिक्ट किया। नए रूल्स में ये भी इंश्योर किया गया कि अगर कोई फॉरेन मेड इक्विपमेंट भी यूएस कंपोनेंट्स यूज करता है तो वो चाइनीज कंपनीज को बिना लाइसेंस के शिप नहीं कर सकता। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने फिर अपना स्ट्रिक्टेस्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल अनाउंस किए।
डुअल यूज टेक्नोलॉजीज मतलब सिविलियन और मिलिट्री दोनों के लिए यूजफुल मटेरियल्स जैसे गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी पे एक्सपोर्ट बैन कर दिया। मैसेज क्लियर था, चाइना अपनी क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज करने को तैयार है। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया, चाइना के रेगुलेटर्स ने अब एनवीडिया के अगेंस्ट एक एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन ओपन किया है। एनवीडिया जो 90% ग्लोबल एआई चिप मार्केट डोमिनेट करता है, अब इस वॉर का एक फोकल पॉइंट बन गया है। इन्वेस्टिगेशन का टाइमिंग एक कोइंसिडेंस नहीं लगता है, ये यूएस के नए चिप एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के कुछ दिन बाद ही आया। क्लियरली ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं, ये एक फुल स्केल बैटल है ग्लोबल टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को लेके। ये थी आज की कहानियाँ, तो चलिए अब टिडबिट्स पर आते हैं। सबसे पहले एयर इंडिया ने अपने टोटल फ्लीट ऑर्डर्स को 570 एयरक्राफ्ट तक बढ़ाते हुए 100 नए एयरबस प्लेन्स का ऑर्डर दिया है। ये एक्सपेंशन उनके एम्बिशियस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को सपोर्ट करता है और इंडिया के बूमिंग एविएशन मार्केट में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को सॉलिडिफाई करता है। दूसरा, वोडाफोन आइडिया ने 1980 करोड़ रुपीस रेस किए हैं अपने 2.16 लाख करोड़ रुपीस के डेट बर्डन के लिए, लेकिन कंपनी को अभी भी प्रेसिंग पेमेंट्स और कंपेटिटिव प्रेशर फेस करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल तभी पॉसिबल है अगर और फंडिंग आए और डेट मैनेजमेंट इफेक्टिव हो। और फाइनली नवंबर में पैसेंजर व्हीकल सेल्स 14% ईयर ऑन ईयर गिर गई है, अर्बन मार्केट्स में स्लो डाउन और हाई इन्वेंट्री लेवल्स की वजह से। एंट्री लेवल कार्स के बढ़ते प्राइसेस और यूज्ड कार से कंपटीशन पोस्ट फेस्टिव सीजन चैलेंजेस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये थी आज की कहानियाँ। मैं हूँ आपका होस्ट रोहित अग्रवाला और मिलूंगा मैं आपको अगले एपिसोड में।